हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज अपन यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं कि परीक्षा हॉल में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है। जो बच्चे 12 तारीख से पेपर देने जा रहे हैं लेवल 2, 3 और 5 का, तो एग्जामिनेशन हॉल की क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी है आपको। मैथ्स और रीजनिंग में एटलीस्ट आपको कितने सवाल करने हैं, कितने सवाल आपको करने चाहिए। जो भी आपका लेवल 4 और 6 का पेपर हुआ था, तो इस पेपर के आधार पे है ना, लगभग अगर माना जाए कि पेपर इसी स्तर का आया या पेपर अगर इसी तरह से आता है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कितने सवाल आपको लगभग मैथ्स में करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और डिस्कशन से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ऑली बोर्ड ने अपनी एक बहुत ही शानदार अभी बैच अपना लाया है। ऑली बोर्ड का आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जीए जीनियस बैच। ठीक है, ये काफ़ी शानदार एक आपका बैच आ रहा है जीए जीनियस का, जिसमें आदित्य सर आपके रहेंगे फैकल्टी। बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं, आप सभी को पता है, जीए और जीएस एक्सपर्ट हैं आदित्य सर। तो आप ये जीए जीनियस बैच ज्वाइन कर सकते हैं 40% डिस्काउंट के साथ। और ये आपका इंक्लूडेड है किसमें, सुपर एलीट में, बैंकिंग सुपर एलीट में। तो आप सौरभ कोड का यूज करके यहाँ पे 40% जो ऑफ है उसका 45% कर सकते हैं। 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप और ले सकते हैं। पूरा आपका यहाँ पे एंटायर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज कवर होगी। करंट अफेयर्स आपके लास्ट 6 मंथ्स के कवर हो जाएंगे। और लाइव प्रैक्टिस सेशन भी इस जीए जीनियस बैच में मिलेगा। साथ में आईबीपीएस आरआरबीपीओ का टारगेट बैच भी आपका ऑली बोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पे आपको 5% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड सौरभ। ठीक है। तो सौरभ कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट आईबीपीएस आरआरबी पीओ का टारगेट बैच में भी ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसमें लाइव क्लासेस हैं, ढेर सारी बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बार अपने सामने उन सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा हॉल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लेवल 2, 3 और 5 के लिए। तो मैं अगर बात करूं कि जैसे मैंने कहा, लेवल 4 और 5 के आधार पे मैं ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं कि लेवल 4 और 5 का आपका, सॉरी, लेवल 4 और 6 का जो आपका पेपर आया था, वो जिस स्तर पे था, उस स्तर पे अगर कोई बच्चा 35 में से लगभग अगर 28 सवाल भी कर लिया है, 28 से 30 सवाल अगर वो कर लिया है, और वो ये बोल रहा है कि मेरी एक्यूरेसी जो है वो 90% से ज़्यादा की है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा एक अटेम्प्ट था। चाहे आप रीज़निंग की बात करें, जैसे आपको पता है कि रीज़निंग में जो सवाल थे, वो आपके पज़ल वगैरह से आ गए थे, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल थे, और सवाल थोड़े से नहीं, अगर मैं सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल की बात करूँ तो 10 के करीब सवाल थे रीज़निंग में, है ना? और लगभग हर शिफ्ट में बोलें तो 8 से 10 सवाल आपके आए थे, और सारे क्वेश्चन अलग थे, सारे क्वेश्चंस के पज़ल भी आपके अलग-अलग थे। तो उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपन बात करेंगे परीक्षा की रणनीति की। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ कि मैथ्स में आपको क्या करना है, क्या चीज़ें का ध्यान देना है, तो पहली बात, जैसे आपको पता है, एसआई और सीआई, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से आपका 8 मंथ वाले जो क्वेश्चंस आए थे ना, 8 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था, 9 मंथली मिल रहा था, है ना? इस तरह वाले आपके सवाल थे पेपर में। तो इस तरह वाले सवाल पे थोड़ा सा अपना फोकस करिएगा, जिनमें हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 8 मंथली, 9 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। उस तरह वाले सवाल पे फोकस करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अभी आपका पास टाइम है, तो उस तरह के सवालों को देख लीजिएगा। बाकी अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे आपको स्किप मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है? स्किपिंग मेथड आपको अप्लाई करना है, यानी कि आपको पहले वो सारे सवाल करने हैं मेरे भाई जो इजी सवाल हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस को आपको वहां पे करना है, क्योंकि सारे सवाल एक नंबर के हैं। चाहे कठिन सवाल करो, चाहे आसान सवाल करो, एक क्वेश्चन तुम्हें एक नंबर ही दे के जाएगा, है ना? एक क्वेश्चन से एक नंबर ही मिलना है। तो तुम्हें स्किपिंग मेथड अप्लाई करना है। अगर तुम्हें लगता है एसआईसीआई के सवाल कठिन है, अगर तुम्हें लगता है कि बॉड मास वाले जो सवाल होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो काफ़ी कठिन आ गए हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं, जैसे ज्योमेट्री का अगर सवाल कठिन लग रहा है, तो उसको स्किप करते चलो, और कोशिश करो कि पहले आसान आसान से सवाल सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखी गई है कि इस तरह के ज्योमेट्री का सवाल अच्छा आया था। ठीक है, ज्योमेट्री के भी सवाल आपके अच्छे आए थे। तो इन पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। और पेपर में जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो स्किपिंग मेथड बेस्ड होनी चाहिए। आपको ये जान लो कि 35 अगर सवाल आ रहे हैं, टोटल ज्योमेट्री से नहीं, ये मत समझिएगा 35 सवाल ज्योमेट्री से हैं, और 35 सवाल अगर आ रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसमें जो 25 सवाल हैं, ये आपके लगभग लगभग ऐसे आएंगे जो आपके पढ़े हुए सवाल हैं, और इजी लेवल इनका रहने वाला है। ठीक है, जो आपका पेपर को कठिन बनाता है, वो बाकी के बचे हुए 10 सवाल हैं, जो कि आपके मॉडरेट और टफ लेवल हो जाते हैं। और ये ओवरऑल मॉडरेट और टफ लेवल के जो आपके पेपर होते हैं, ये जो 10 सवाल होते हैं, ये बच्चे इस 10 सवाल में इतना उलझ जाते हैं कि वो 25 इजी बनने वाले सवाल नहीं कर पाते।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि स्किपिंग मेथड अप्लाई करो आप, और 25 सवाल पहले आसान-आसान से करो। जो सवाल पढ़ते ही लग रहा है कि ये सवाल का आंसर आ जाएगा, ये वाला बनता है, मैंने ऐसे सवाल पहले भी कर रखे हैं, उनको करिए। आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है कि ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और वापस जब आपके पास टाइम बचा रहे, तो आ करके मॉडरेट और टफ सवाल को करिए। और अगर मैं बताऊँ लेवल 2, 3, 5 में अगर आप मुझे लग रहा है थोड़ा-सा पेपर हल्का-सा आसान हो सकता है, तो अगर आप 30 क्वेश्चंस के करीब अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो एक आपका अच्छा सवाल यहाँ पे माना जाएगा, अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा मैथ में। 35 में से 30 सवाल काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट आपके हो जाएँगे। अगर दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि रीज़निंग में क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर बोला जाए तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन अच्छे आए थे, ठीक है? मैंने देखा था ब्लड रिलेशन से एक कोडिंग वाला ब्लड रिलेशन से सवाल आया था, है ना? तो जो कोडिंग वाले सवाल आते हैं ब्लड रिलेशन से, वो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, जिसमें कि आपको टाइम लग जाता है उस तरह के सवाल सॉल्व करने में। उसी तरह से अगर बात करें तो रैंकिंग एंड ऑर्डर्स वाले जो सवाल थे, है ना? रैंकिंग एंड ऑर्डर्स वाले आपके सवाल थे, ये भी सवाल थोड़े से अच्छे थे, और करीब 4 से 5 सवाल आपके रीजनिंग में आए हुए थे। और अगर आप बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल के अगर आप देखें, है ना? जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल था, सब बच्चे परेशान थे, थोड़ा-सा बैंकिंग की तरह आया हुआ था। कैसा आया था ये? सीटिंग एंड पज़ल आपका हल्का-सा बैंक में जैसे आते हैं, बैंक में, उस तरह से सवाल 8 से 10 देखने को मिले थे, सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल्स मिला के, जहाँ पे एक पज़ल में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना था। मतलब कि कोई बच्चा बच्चों को लगा कि अगर हम एक पज़ल सॉल्व कर लेंगे, तो 2-3 सवाल कर लेंगे, और पता चला कि वो एक ही पज़ल करने में 3 से 4 मिनट लगा दिए, 5 मिनट तक लगा दिए। उन्हें लगा कि आगे आने वाले भी जो पज़ल के सवाल हैं, वो इसी पज़ल पे बेस्ड होंगे, और उनका वहाँ पे गड़बड़ हो गई प्रॉब्लम, है ना? तो यहाँ पे भी आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब आप रीज़निंग के सवाल करें, तो थोड़ा-सा फ़ोकस करिएगा इन सारी चीज़ों पे। जैसे पज़ल के क्वेश्चन मैं आपको कहता हूँ ना कि आपको रेडी कैसे रहना है, पज़ल के क्वेश्चन आपको करने ही नहीं शुरू में, ठीक है? पज़ल के क्वेश्चन मत करना, पज़ल के क्वेश्चन छोड़ते हुए चले जाना, उनको ध्यान रखते हुए चले जाना। और हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि अब एक ही पज़ल आए और उसमें ही 2-3 सवाल पूछ ले। तो जब आपको लगे कि एक ही पज़ल पे 2-3 सवाल आ गए हैं, तो फिर एक किसी पज़ल को पकड़ के उसको लास्ट में सॉल्व करिएगा, और उसी से 2-3 सवाल आप अपने आंसर कर दीजिएगा। लेकिन शुरू में आप में पज़ल में मत फँसना, पहले सवालों को करना, वो सारे सवाल करना जिनमें केवल आपका 30 से 40 सेकंड, 30 से 45 सेकंड का टाइम में सवाल जो रीज़निंग के हो जाते हैं, पहले उनको करना, फिर अच्छे सवालों की तरफ आपको बढ़ना है। परीक्षा की रणनीति में आगे तभी बढ़ निकलोगे आप बाकी बच्चों से। और जिस हिसाब से रीज़निंग कठिन आ रही है, मैं कहता हूँ अगर आप 28 क्वेश्चन्स भी अगर सही-सही करते हो, ठीक है? 28 से 30 सवाल भी अगर आप सही-सही कर देते हो, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। इतने सवाल आपको पेपर में करने ही करने हैं। कोशिश करनी है कि 90% एक्यूरेसी मेंटेन करके आप करीब 28 से 30 सवाल रीज़निंग के भी कर लें, जो अभी तक का लेवल रहा है आपका पेपर में, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से एक छोटी-सी आपको स्ट्रैटेजी है परीक्षा हॉल की कि किन बातों का ध्यान रखना है। मेरे भाई उसी तरह अगर मैं बात करूँ जीके और जीएस की, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 1 साल का करंट अफ़ेयर्स आपको पढ़ना था, लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया। तो 1 साल का करंट अफ़ेयर्स पढ़ना तो चाहिए था आपको, 2021 का भी पूरा पढ़ना चाहिए था, और उम्मीद करता हूँ बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। लेकिन जो आपकी स्ट्रैटेजी है, देखिए अब 50 सवाल यहाँ से रहने वाले हैं। 50 सवाल, अब जीके इतनी कठिन चीज़ है कि आप 50 सवाल नहीं कर सकते, ठीक है? तो इनमें क्या करना है, इनमें पहले आपको जल्दी से जल्दी आपको अगले 7-8 मिनट में, अगर मैं बोलूँ तो 7-8 मिनट में आपको वो सारे सवाल करने हैं जिसमें आप 100% श्योर है, ठीक है? आपको श्योर है, 100% श्योर कि भैया यही है ना? यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? अगर पानीपत का दूसरा युद्ध आपको पता है कि किसके बीच में हुआ था, तो वही होगा। हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध अगर किसके बीच में हुआ था, वो आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, तो ही इसी तरह 100% श्योर होकर के उसका आंसर मारिए। और फिर इसके बाद जब आपको लगता है कि अब कुछ सवाल ऐसे बचे हैं, तो आप फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्नीक अपनाइए, और ऑप्शन एलिमिनेशन करके कम से कम आप वहाँ पे 2 ऑप्शन खत्म करने की कोशिश करिए। और अगर आप 2 ऑप्शन वहाँ पे खत्म कर देते हैं, ठीक है? 2 ऑप्शंस अगर आप वहाँ पे आपने खत्म कर देते हैं, तो फिर 2 ऑप्शन में आप रिस्क ले सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, 2 ऑप्शन में क्या आंसर हो सकता है, ठीक है? तो फिर ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्नीक आपको अप्लाई करना है। कोशिश करिए कि 100% जो सवाल आप कर रहे हो, तो 50 में से कुछ नहीं तो 25 से 30 सवाल
आप ऐसे हो जाओ कि 100% श्योर आपका वहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इतना भी श्योर हो जाते हो, मान लो 100% नहीं भी श्योर हो, मान लो 25-30 भी, मतलब जीके की बात करूं तो बड़ी चीज हो जाती है ना। आप अगर 20 सवाल, माना कि 50 सवाल में आप 20-22 सवाल में भी 100% श्योर हो, तो फिर इसके बाद आप कम से कम 10 से 12 सवाल में ऑप्शन एलिमिनेशन ले करके खतरा मोल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज है जो आप गलत नहीं करते हो, मैथ और रीजनिंग आप गलत नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक से आप 10 से 12 सवाल फिर इसके बाद रिस्क पे खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहेगा पूरा पेपर जल्दी से खत्म करके 7-8 मिनट में 50 सवाल पढ़ के जीके जीएस के कि 20-22 सवाल अब मेरे सही हैं, अब 10 से 12 सवाल में मैं रिस्क ले सकता हूं, ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि आंसर क्या हो सकता है और उसको मार्क करिए। और अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करके वहां पे सवालों को करेंगे तो आपके 10 से 12 सवाल में से मैं अगर गारंटी दूं तो आप कम से कम 7-8 सवाल सही कर देंगे। ऐसे में 7-8 सवाल सही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-6 सवाल आपके गलत होंगे, ठीक है। तो वहां पे भी आपको अच्छा नंबर एक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से परीक्षा की स्ट्रेटेजी है कि किन बातों का फॉलो करना है, स्किपिंग मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो जो मैंने कुछ टॉपिक आपको अपने बताए हैं सामने उन पे ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स के करीब 10 से 12 सवाल आ रहे हैं तो उन पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक स्ट्रेटेजी थी, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप हो जाएगा इससे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो पे इतना ही बातें करते हैं, ठीक है। और मैं बस एक तरफ से आपको अगर सेफ अटेम्प्ट अगर बताना चाहूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सेफ अटेम्प्ट है, पेपर के स्तर पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरी बात को सुनिएगा, बहुत बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लेवल 4 और 6 के बराबर ही अगर लगभग लगभग ऐसा ही पेपर आता है ऑलमोस्ट, है ना। क्योंकि आप ये मत बोलिए कि लेवल 2 लेवल 3 और लेवल 5 की जो जॉब है वो छोटी जॉब है तो इनका पेपर भी आसान आएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है कि इस समय कंपटीशन इतना ज्यादा है कि रेलवे वालों को भी बच्चों की छटनी करनी है, लाखों में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 1000 में जॉब है, तो वहां पे कितने बच्चों को उनको निकालना है, तो वहां पे पेपर का स्तर हो सकता है 4 और 6 से भी अच्छा आ जाए, है ना, या हो सकता है उनसे थोड़ा सा सरल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पेपर उनके स्तर का आ नहीं सकता या उससे कठिन नहीं आ सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी ये मिथ्या है, आपके दिमाग में ये आपने अपने मन से एजम्पशन बना रखा है कि पेपर आसान आएगा, ठीक है। तो फिर भी अगर मैं कहूं कि लेवल 4 और 6 का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो आप ऑलमोस्ट आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, तो यूआर कैटेगरी से आप कोशिश करना कि 120 सवालों में आपका 100 से 105 सवाल आप अटेम्प्ट करिए 90% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आप 90 से 95 सवाल तो मिनिमम अटेम्प्ट करिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन आप ओबीसी के कैटेगरी में ही अभी मान लो कि इतने सवाल अटेम्प्ट बोल रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा, इतने अटेम्प्ट बोल रहा हूं। अटेम्प्ट बोलने के बाद वहां पे 10 से 15% सवाल आपके गलत हो जाते हैं, माइनस मार्किंग होती है, फिर आपको नंबर मिलता है। अगर आप एससी से हैं तो एससी कैटेगरी से कम कोशिश करिए 75 से 80 सवाल करने का, और अगर एसटी कैटेगरी में है तो आप कम से कम 70 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं ये अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 90% आपको रखनी है, ठीक है। तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट भी रहेगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, और इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑली बोर्ड बहुत ही शानदार आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2022 का टारगेट बैच। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं शानदार डिस्काउंट के साथ, 45% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। कोड आपको लगाना है यहाँ पे ऐसे URABH सौरभ कूपन कोड, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इसी में मिलेगा। 80 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी, एलपीएस सेशन धड़ाधड़ मिलेंगे, 400 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन होगा, बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रेटेजी सेशन मिलेंगे, क्लास दोनों एक्सेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम की क्लास का एक्सेस मिलेगा, जब जो मन हो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एनरोल करिए आईबीपीएस आरआरबी पीओ का टारगेट बैच। उसी के साथ आदित्य सर का जीए जीएस का जो आपके बहुत ही फेमस फैकल्टी हैं उनका एक आईबीपीएस आरआरबी पीओ जीए जीनियस बैच आ रहा है, ये आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट में सौरभ कूपन कोड के साथ, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीए जीनियस बैच सर का बहुत ही शानदार बैच है जिसमें पूरा कंप्लीट कवरेज करंट अफेयर्स की और बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज की होती है। और अगर आप सारे कोर्स का एक्सेस चाहते हैं, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे एसबीआई आईबीपीएस एलआईसी एसआईसी, तो आपके लिए सदाबहार एक पैकेज होता है बैंकिंग सुपर एलीट। आप अगर इसको ज्वाइन कर लेते हैं, आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो कुछ और नहीं लेने की जरूरत है, सारे जितने भी नए कोर्सेज आते रहेंगे वो सारे नए कोर्सेज का एक्सेस मिलता रहेगा, जितने भी नए मॉक टेस्ट आते रहेंगे उन सभी मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको मिलते रहेगा, जितने भी टाइम की आपकी वैलिडिटी होगी। सौरभ कोड आपको लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, तो जरूर ऑलिव बोर्ड का ये सारे ऑफर्स आप लोग इस्तेमाल करो और बैंकिंग सुपर एलीट ज्वाइन करो, यूज करो कोड सौरभ और अपनी प्रिपरेशन को उड़ान दो। लाइक और
शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि मैथ्स और रीजनिंग में कितना अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट होगा, या कितना लगता है कि एक बच्चे को अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरी तरफ से तो जो मैंने बताया कि कम से कम 28 से 30 सवाल आपको ध्यान रखना है कि इतने तो होने ही होने चाहिए अटेम्प्ट। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ऑली बोर्ड एसएससी चैनल को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।